बिल्कुल, बिल्कुल। पार्लियामेंट जो है वो रियासत के तमाम अदारों की माँ कहलाती है और मुझे ये लगता है कि आज माँ ने थापा बिल्कुल। उठा दिया है, ये नया हुँ। फटा पड़ गया। फाइल अभी मंगवा लें अदालत के अंदर, उस फैसले के ऊपर तो साइन नहीं हुए, तो आपने डेट कैसे जारी कर दी? उसके बाद तो अदालत का मंजर ही बदल गया। पाकिस्तान के नाम पे लगा हुआ एक बदनामी का दाग धुला है। डॉलर की और पेट्रोल की कीमत के अंदर इजाफा तो हो सकता है, कमी नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अफ़ीफ़ा रॉ और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज़ियाकार रिज़वान रोज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम अफीफा। वहाँ का मौसम कैसा है आपका? यहाँ पे तो हमारे पाकिस्तान में फिर एक दफा बारिशें हो रही हैं। नहीं, यहाँ पे भी मौसम काफ़ी अच्छा है और आज बड़ी यहाँ पे ठंडी और तेज़ हवाएँ चल रही हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में सियासी आबो-हवा है ना, तेज़-तेज़ हवाएँ चल रही हैं, तो वही कुछ यहाँ के मौसम का भी हाल है। तो सर ये बताइएगा कि पीटीआई को तो बड़ी उम्मीद थी अदालतों से, अब जस्टिस मंजू कैल जो हैं, उन्होंने भी आज अजीबो-गरीब किस्म के स्टेटमेंट्स दिए हैं कि जी इलेक्शन का शेड्यूल कैसे जारी हो गया और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने कहा, सदर साहब को भी उन्होंने कहा। मुझे तो कुछ बात समझ नहीं आई। आप ज़रा हमारी आसानी करें और बताएँ कि अब ये मामला जो है ज़्यादा उलझ नहीं गया? देखिए, मामला उलझ गया है या मामला जो है वो पीटीआई के खिलाफ चला गया है, आज की प्रोसीडिंग के ऊपर बाद हम कम से कम ये कह सकते हैं। वो यूं हुआ कि आज की प्रोसीडिंग जब शुरू हुई और जो था वो अटॉर्नी जनरल के बाद इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनको बुलाया गया। तो इलेक्शन कमीशन के वकील जो थे वो बन गए हुए थे ये जो हैं इरफान कादर साहब एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल रहे हुए हैं और आपको उनकी शोहरत का तो पता है कि वो जज साहिबान जो हैं उनसे दबकते हैं और बेशतर जो जज साहिबान इस वक्त अदालत में बैठे हुए हैं वो उनके सीनियर भी रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए भी वो थोड़ा सा मतलब सीनियर अगर आपका आपके सामने पेश हो जाए तो वो थोड़ा सा दबकना बनता है। फिर वो थोड़े से मतलब कि स्ट्रेट आइन की भी बात करते हैं। जब सही। इफ्तिखार चौधरी का जो सूरज जो था वो सवा नेज़े पे था तो उसके सामने खड़े होके उसे कहने वाले कि आप दुरुस्त नहीं कर रहे, वो ये इरफान कादर ही थे। और इरफान कादर तो यूसुफ रजा गिलानी को बुला के निकल गए थे, बचा के निकल गए थे। वो तो डॉक्टर जहीरुद्दीन बाबरवान ने आके उनको फंसाया फिर और एतजाज हसन ने जाके उनको नाअहल करवाया, अदरवाइज तो वो बच गए थे उन्हीं अदालतों से। एनी हाउ, ये तो मजाक में मैंने बात कही, लेकिन वो जैसे ही पेश हुए खड़े हुए रोस्ट्रम पे आके तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको जो था वो डांटने के अंदाज में कहा कि जनाब आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कल तो इलेक्शन कमीशन के नाम से किसी और वकील का नाम दिया गया था। तो उन्होंने कहा मुझे उन्होंने कहा एम्पावर किया है तो मैं आया हूँ। तो जज साहब ने कहा नहीं आप दलाइल नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया कि जनाब अब चीफ वकील भी जज की अदालत की मर्जी का किया, जज की मर्जी का किया जाएगा। अगर आप मेरे से बात नहीं सुनना चाहते तो मैं रोस्टर छोड़ देता हूँ। बाद में उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि मेरी 35 साल की करीब प्रैक्टिस है, मुझे आज तक किसी ने नहीं ये कहा कि जनाब आपका मैं दलाइल नहीं सुनना चाह रहा, ये बड़ी ज्यादती वाली बात की। जब वो रोस्टरम छोड़ने लगे तो वहीं पे जो जज साहब हैं मंदोखेल साहब, ताला मंदोखेल नहीं, हाँ जी। मतलब इस तरह का नाम है उनका, मंदोखेल, उनके जमाल मंदोखेल साहब ने फरमाया कि एक मिनट ठहरिए, जी। आपने जो है इलेक्शन कमीशन, मतलब वो उन्हें इलेक्शन कमीशन कह के मुखातब कर रहे थे कि आप इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने तारीख कैसे दे दी? फैसला तो हुआ नहीं था और फैसला जो है बिल्कुल। उसके ऊपर साइन भी नहीं हुए। आपको उन्होंने आपको जो कॉपी दी गई थी वो बगैर साइन शुदा कॉपी थी और वो अनऑथराइज्ड कॉपी थी। भाई फाइल अभी मंगवा लें अदालत के अंदर, उस फैसले के ऊपर तो साइन नहीं हुए, तो आपने डेट कैसे जारी कर दी? इस पे जनाब उमर ताब दयाल साहब ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये बात मैं करके रहूंगा, मुझे नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि आप अभी वो फाइल मंगवाइए जिसके तहत ये तौहीन अदालत की दरखास्त आई है, उस सुओ मोटो वाली दरखास्त के ऊपर तो साइन ही नहीं हुए जजेस के, तो वो आर्डर कैसे रूबे अमल हो गया? जी।
अब ये एक नया फड्डा पड़ गया। अब जनाब जो है था वहां जी। पे उन्होंने उनसे जब ये पूछा तो उसके बाद तो अदालत का मंजर ही बदल गया। फिर उन्होंने फौरी तौर पे एक पर्सनल क्लैरिफिकेशन की। उन्होंने कहा कि जी कल जब मैंने ये बात कही थी कि ये बेंच मेकिंग हमारा इंटरनल मसला है, तो उसको बाज रिपोर्टर्स ने मिस रिपोर्ट कर दिया और डॉन के अंदर भी आज ऐसी ही खबर छपी। उन्होंने नाम लेके कहा, तो मुझे तवक्को नहीं थी कि मैं मिस रिपोर्ट हूंगा। तो आज मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं कि मैंने कत्तन ये नहीं कहा कि ये जो 4-3 का फैसला है ये हमारा अंदरूनी मामला है। 4-3 का फैसला वाजे है, 3-2 का फैसला नहीं है, और ये एप्लीकेशन जो है ये रिजेक्ट हो चुकी हुई है। तो अब सवाल तो बनता है ना कि अगर वो रिजेक्ट हो चुकी है तो मोअज़्ज़ज़ जज साहब वहां पे क्या करने के लिए बैठे हुए हैं? हम सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन हमारी पार्लियामेंट तो बहुत कुछ कर सकती है। और आज जिस तरह का बिल मंजूर हुआ है कि सिर्फ 3 जजेस हैं जो कि सुओ मोटो ले सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बिल है ये आने वाले दिनों में इससे कुछ प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा या इसका कोई नुकसान होगा? क्या इसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए बात ये है, मुझे याद आ गया बचपन के अंदर जब हम हमारी शरारतों से हमारी अम्मा तंग आ जाती थी, तो फिर वो एक थापा होता था घर में कपड़े धोने वाला ना, फिर वो उठा लिया करती थी। ठीक है, जी। अगरचे वो ममता की मारी जो थी वो उसको बिल्कुल, ये चिंता। मारती कुछ ऐसे अंदाज में थी कि चोट ना लगे, क्योंकि ममता भी तो होती है ना, लेकिन पिटाई हो जाया करती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। पार्लियामेंट जो है वो रियासत के तमाम अदारों की माँ कहलाती है, और मुझे ये लगता है कि आज माँ ने थापा बिल्कुल। उठा लिया है। का मतलब जो टावर गिरा हमारी दिया। रवायात है कि किसी भी केस का फैसला होता ही नहीं, और वो बाजों का तो जो है ना वो अगली नस्लें जाके फैसला सुनती हैं, तो वो अपील पे अपील, अपील पे अपील, इसी तरह से फैसले चला करेंगे। नहीं, इस तरह से नहीं चलेंगे। वो भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि अगर कोई अपील आती है आपके पास तो 15 दिन के अंदर आप ये फैसला करेंगे कि वो अपील कहाँ पे समाअत के लिए मुकर्रर होगी, और अगले 30 दिन के अंदर उसका जी। फैसला करें। ये रिस्ट्रिक्शन भी उन्होंने साथ में लगाई है। ये मतलब हम डिटेल में जाते जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन जैसे देखिए ना नस्ला टावर जो बिल्कुल। था, अब ये बात तय है कि जस्टिस गुलजार साहब जो थे, उनके साहबजादगान कराची में प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा कारोबार करते थे, तो ये उनके बिल्कुल। बिजनेस राइवल्स। तो उन बाप वालिद ग्रामी ने अपनी चीफ जस्टिस का सहारा लेके वो नस्ला टावर गिरा दिया। 450 फैमिलीज जो थी उनमें से एक दो को तो हार्ट अटैक हो गया और उस दुनिया से चले गए कि हमारी पूरी उम्र की जो कमाई बिल्कुल। थी वो हमने लगा के ये फ्लैट खरीदा था, और जनाब फ्लैट गिराने के लिए चीफ जस्टिस साहब पहुंच गए। तो अब उन्हें कंपनसेशन लेनी है, और उनके लिए उनके खिलाफ उनके पास कोई अपील का राइट भी नहीं है। ठीक है ना? जी। पार्लियामेंट ने कवर ये लिया कि अब नस्ला टावर के लोग जो हैं अगर वो अपील लेना चाहे करना चाहें, जो सुओ मोटो था गुलजार साहब का, तो उनके पास उसका कोई प्रॉपर फोरम ही नहीं है। तो उन्हें 30 दिन की वन बिल्कुल। टाइम राइट दी गई है कि अगले 30 दिनों के अंदर वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। और वो जो फैसला दिया था अदालत ने नस्ला टावर गिराने का, तो अब उनको कंपनसेशन देना अदालत को। ठीक है ना, अदालत के पास वो पड़े हुए हैं बिल्कुल। 55 अरब रुपया जो रियाज मलिक को की ब्लैक मनी है जो यूके से वापस आई थी, तो अदालत उसमें से उनको कंपनसेट कर सकती है, क्योंकि अदालत के गलत फैसले के नतीजे में वो 350 या 450 लोग जितने फैमिलीज जो थी उनका साया छीना गया है। तो ये है इस वक्त तक की ना, मेरा मतलब है दास्तान जिसे मैं कहना चाह रहा हूँ। बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह से जजेस के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल किया, मैं चाहती हूँ कि जरा आप उस पर भी रोशनी डालें। देखिए जजेस के खिलाफ नहीं किया उन्होंने, मुख्तलिफ चीफ जस्टिस के रवैये के ऊपर क्रिटिसाइज किया है, और जाहिर है उनके क्रिटिसिज्म डायरेक्शन थी वो साकिब निसार साहब की तरफ से थी। और अगर आपको याद हो तो साकिब निसार साहब ने डैम बनाने का भी डोल डाल दिया था, जो कि वो नहीं कर सकते थे। साकिब निसार साहब जो थे वो अस्पतालों के दौरे करने पहुंच गए थे। साकिब निसार साहब जो थे वो शेख रशीद की इलेक्शन कैंपेन चलाने पहुंच गए थे। अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया था, जहां पे जाली इफ्तिताह कर दिया था उन्होंने, ताकि शेख रशीद साहब जीत जाए। तो इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया है, और ज़ाहिर सियासतदान को तो अल्लाह मौका दे, और उन्हें मौका मिला। और ये नहीं होना चाहिए अदलिया के जो चीफ जस्टिस को वो कुछ जिले लाही नहीं हो जाता कि वो जो काम करता फिरे, उसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए। लेकिन
उस वक्त करनी चाहिए थी जब वो ये सारा कुछ कर रहे थे। उस वक्त सारे पनाह ढूंढते फिर रहे थे। अब साकिब निसार साहब को गए हुए भी इतने साल हो गए, उनके बाद 2 चीफ जस्टिस भुगत गए, खोसा साहब और गुलजार साहब, और अब तीसरे चीफ जस्टिस हैं। अब आपको, और पार्लियामेंट के अंदर ही खड़े होके उस वक्त आप उसके ऊपर तनकीद कर लेते, आपने वो भी नहीं किया। लेकिन चले, बहरहाल अब किया है तो ठीक है। मेरा मतलब है कि सर एक तरफ क्या है, एक तरफ जो आज पार्लियामेंट में सब कुछ हुआ, तो नवाज शरीफ साहब को, यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिस तरह से आपने कहा कि अपील का हक मिल गया, और दूसरी तरफ ये भी देखने में आ रहा है कि यूरोपीय यूनियन ने जो है वो पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया है जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है सारा कुछ। तो हमारे सियासतदानों का तो एक बहुत बड़ा बयानिया ये होता है कि जी जो लूटा हुआ पैसा बाहर गया उसको हम वापस लेके आएंगे और मनी लॉन्ड्रिंग रोकेंगे, करप्शन रोकेंगे। तो अगर पाकिस्तान अब उन ममालिक की फहरिस्त में नहीं है तो अब हम क्या मंजन बेचेंगे फिर? देखिए, बात ये नहीं है, बात उल्टी हो गई थी। जो हमारे यहाँ जो मंजन बेचा जाता है ना, उससे बात उल्टी हो गई थी। ये कोरोना के बाद की बात है, 2020 की, कि यूरोपियन यूनियन ने डिटेक्ट किया कि पाकिस्तान का प्रॉपर्टी जो शोबा है ना, प्रॉपर्टी सेक्टर जो है, ये उन्हीं दिनों की बात है जब रियाज मलिक के पैसे वापस नहीं आए थे। उन दिनों बरतानिया ने तो अलग हमारे ऊपर ड्यूटी पाबंदी लगाई, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने भी एक जी पाबंदी जी लगा दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा जरिया बन चुका हुआ है, और वो ऐसे कि लोग यहाँ, फिर उन्होंने बकायदा ट्रेल बताई कि जनाब यहाँ पे लोग कमाते हैं उबर चला के, होटलिंग के जरिए और इस तरह के दूसरे तीसरे मामलात से, और वो पैसे जो हैं वो इलीगली पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट होते हैं और पाकिस्तान में जाके वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बाद फिर उसको कुछ अरसे के बाद वो बेच के, तो वो हमें यहाँ जी पे आके शो करते हैं कि जी मैंने पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी बेची है और ये मेरा लीगल जरिया है इनकम का। और यूं वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और 30 से 35% जो उनके पैसों के ऊपर टैक्स कटना चाहिए वो बचा लेते हैं। तो इसलिए बरतानिया में अब भी पाबंदी है। अब भी अगर आप अपनी प्रोसीड्स ये कह के लेना चाहें कि जी मैंने अपने अब्बा वाला मकान बेच दिया है और ये उसकी प्रोसीड है, तो वो इस बात को नहीं जी मानते। ठीक है, आपको शो करना पड़ता है अपने सही किसी बिजनेस की अर्निंग या जॉब की अर्निंग वगैरह। तो ये यूरोपियन यूनियन ने अब हमें उसमें से निकाल दिया है उल्लो हम, और जाहिर है कि उसकी वजह है कि वो जो हमने प्रॉपर्टी के सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी की है, उसके ऊपर टैक्सेशन बढ़ाई है, जी और जिसके नतीजे के अंदर हमने उन्हें बताया है कि जनाब हमने ये कर लिया है, तो यूं यूरोपियन यूनियन ने हमें उसमें से निकाल दिया है। गुड ओमन है। लेकिन इससे ये होगा कि पहले जो पैसा इलीगली पाकिस्तान से बाहर जा रहा था ओपन मार्केट के जरिए, हुंडी के जरिए, अब वो लीगली जाना शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए तो अच्छा ओमन नहीं है, क्योंकि हमें तो आजकल डॉलरों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सही और जो है बिल्कुल इसलिए हमें जो है वो इसके ऊपर खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के नाम पे लगा हुआ एक बदनामी का दाग धुला है, इसके ऊपर हर पाकिस्तानी को खुशी होनी चाहिए। सर जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी कि सुनने में क्या आ रहा है कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उनमें कोई 15 से 20 रुपए की कमी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ आईएमएफ को इस चीज पर काफी एतराज भी है। तो आपको लगता है कि आईएमएफ के एतराज के बावजूद जो है वो कोई कमी का इम्कान है, या ये कीमतें इसी तरह से बरकरार रहेंगी? देखिए, डॉलर की और पेट्रोल की कीमत के अंदर इजाफा तो हो सकता है, कमी नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक कि हमारा आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट है वो थ्रू नहीं हो जाता। 4 अप्रैल की हमने डेट रखी हुई है उसके लिए, जो अगला कदम हमने उठाना है। उन्होंने कहा था इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 22%, 24% कर दें। इसहाक डार साहब ने उनको कायल किया कि नहीं 22% पे मान जाए, तो जी 2% इंटरेस्ट रेट हमने 4 अप्रैल को बढ़ाना है। और दूसरा जो हमारे दोस्त ममालिक जी हैं सऊदी अरब और यूएई, उनसे हमें तहरीरी तौर पे ये यकीन दहानी लेनी है कि वो पाकिस्तान की मदद करेंगे, पाकिस्तान को डॉलर्स देंगे जब पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत ऑपरेट कर रहा होगा। तो ये जो तहरीरी ये वाला और 2% बढ़ा के जब हम आईएमएफ को बताएंगे तो फिर स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो जाएगा और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चला जाएगा, और अप्रैल के पहले वीक में या दूसरे वीक में एग्जीक्यूटिव बोर्ड उनका होने लगा। 15 से पहले पहले हो जाना है। अगर उसमें
ये पैकेज थ्रू होता है तो 15 अप्रैल के बाद हम इस तरह को ख्वाब देख सकते हैं कि हम ये पेट्रोल की कीमतों में कमी कर सकें। अदरवाइज दुनिया की मार्केट के अंदर, अगर दुनिया की मार्केट को देखा जाए तो इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए कमी बनती है, 15 नहीं 50 बनती है। लेकिन हम इसलिए नहीं कर पाएंगे कि IMF जो है वो हमें इस अमल की इजाजत नहीं देगा। वो कहेगा, उसका कहना है कि अगर कमी है तो आपको टैक्स, अगर आप कीमत कम करेंगे तो आपका टैक्स कम हो जाएगा और टैक्स के टारगेट आपके अचीव नहीं हो पाएंगे, तो ये आप काम ना करें। तो ये है वो सूरत हाल जिससे जो हमें इस वक्त दरपेश है। तो इसलिए इस तरह के ख्वाबों को भूल जाए। जी नाज़रीन, तो आपने रिजवान रज़ी साहब की बात सुनी, महंगाई का सिलसिला जब रुक सकता है, कि पेट्रोलियम की जो मसनूआत है उनकी कीमत में कमी हो सकती है। और बाकी सियासी सूरत हाल पे भी आपने काफी तफसील से रिजवान रज़ी साहब का एनालिसिस सुना। आने वाले दिनों में भी आपको सुनवाते रहेंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।